हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन आर्ट्स क्लासेज। आज हम लोग हिंदी वन करबक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये कवि जो है, इनका परिचय जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी कवि थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम मार्गी कवि थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम मार्गी कवि थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी में हुआ था। जायस कब्र अमेठी में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि थे। और ये किस धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी में हुआ था। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। और आते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे व्यक्तित्व के थे? तो चेचक हो गया था और ये चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगते थे। और तथा एक आंख तथा कान से वंचित भी थे, यानी एक आंख से दिखाई नहीं देता था और एक आंख से उन्हें कम सुनाई देता था। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस कारण से एक आंख और एक कान से वंचित हो गए थे? तो चेचक के कारण से एक आंख और एक कान से वंचित हो गए थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी में हुआ था। ये कैसे कवि थे? तो ये प्रेम मार्गी कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अभी तक इन्होंने कुल 21 रचना किए हैं और उन 21 रचनाओं में जो सबसे प्रमुख रचना है वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी 21 रचनाओं में सबसे प्रमुख है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा और चित्ररेखा, जिसमें सबसे ज्यादा उनकी फेमस है पद्मावत। और ये जो करबक शीर्षक कविता है, ये करबक भी लिया गया कहां से? तो पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत में कहानी क्या है? तो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती की जानकारी दी गई है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1548 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा आदि अन्य भी इनकी बहुत सारी रचना है। यानी प्रमुख इनकी 21 रचना है, जिसमें हम कुछ रचनाएं लिख दिए हैं। इनका मृत्यु हो गई थी 1548 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि अभी नए नए चीज की शुरुआत हुई है, आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा हिम्मत मिल सके और भी बेहतर से बेहतर हम अपडेट कर सके। एक बेहतर माइक खरीदे, एक बेहतर कैमरा खरीदे, बेहतर स्टूडियो बनाए, जिससे कि आप लोगों को हम क्लास ले सके। और उम्मीद रखिए कि हम बेहतर से बेहतर क्लास लेंगे और बेहतर से बेहतर फैकल्टी को लाकर भी क्लास दिलवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, इसकी अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण अभी इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, किंतु हम पीडीएफ के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को भी मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा, पहुंचाऊंगा भी। बस आपसे यही आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा हिम्मत मिल सके। इनकी कविता को हम समझाते हैं व्हाइट बोर्ड पर ही। कवि बोलते हैं कि एक नैन, नैन का मतलब होता है आंख, तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक नैन था, लेकिन वे गुणी थे, गुणवान थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पास कितने नैन थे? तो एक नैन थे, लेकिन वे क्या थे? तो गुणी थे। सोई विमोहा, इसीलिए उन्हें जिसने भी सुना, जय कवि सुनी, विमोह मतलब इंप्रेस हो गया, आकर्षित हो गया। किनके तरफ? मलिक मोहम्मद जायसी की तरफ। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक आंख था और एक आंख होने के था, ये उनकी अवगुण थी, लेकिन वह गुणी थे, यह उनका विशेषता था। और उन्हीं गुणों के कारण उनकी बातों को जो सुनता था वह मोहित हो जाता था, आकर्षित हो जाते थे। चांद जैस जग विधि अवतारा,
चांद, मलिक मोहम्मद ऐसी कहते हैं कि मुझे चांद के जैसा इस संसार में उतारा गया, विधाता ने मुझे इस संसार में चांद के जैसा उतारा है। जैसे दोस्तों आप देखते हुए कि चांद में दाग है, किंतु चांद में दाग होते हुए भी वे अपनी रोशनी से पूरे संसार को रात में प्रकाशित करता है, शीतल रोशनी देते हैं। तो मलिक मोहम्मद ऐसी बोलते हैं कि मैं उसी चांद के जैसा हूं, दिनह कलंक किन्ह उजियारा। चांद में दाग होते हुए भी वे अपनी रोशनी से उजियारा करते हैं। जग सूझा एक ही नैना, यानी मलिक मोहम्मद ऐसी बोलते हैं कि मैं पूरे संसार को एक ही आंखों से मैं देखता हूं, समझता हूं। और कैसे? तो उवा सुख अस नक्षता महा, नक्षत्र में उदित शुक्र तारे के समान। दोस्तों जब आप रात्रि में जब देखते होइएगा, बचपन में जब सोए होइएगा, तो आसमान में देखिएगा तो असंख्य तारे मिलेंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है उसी को कहते हैं शुक्र तारा। और मलिक मोहम्मद ऐसी बोल रहे हैं कि मैं उसी शुक्र तारे के समान हूं जो पूरे संसार को मैं अपनी एक ही आंखों से देखता हूं। जौ लही अंबही डाभ न होई, जब तक आम के पेड़ में डाभ अर्थात मुजरी नहीं आती है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, और किन्हत समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा है इसीलिए उसके पास अपार पानी है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब सुमेर पर्वत से त्रिशूल से जब सुमेरु पर्वत को विनाश किया गया था, तो भाकंचन गिरी लाग आकाशा, तब वह सोने का बन गया हुआ था। जो लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। सोने को भी सोना बनने के लिए, कच्ची धातु से सोना बनने के लिए घड़िया मतलब एक रासायनिक पात्र में जाना होता है। एक नैन जस दर्पण, जैसी जी बोले है कि मेरे पास एक नैन है जस दर्पण, शीशे के जैसा, ते निर्मल भाव। वो मलिक मोहम्मद ऐसी बोले कि मेरे पास एक नैन है लेकिन दर्पण के जैसा निर्मल और स्वच्छ है। सब रूपवंत, इसीलिए सभी रूपवंत व्यक्ति मुख जे भी कही चाऊ, इसीलिए सभी रूपवंत व्यक्ति मुझे चाव से देखते हैं। उनकी जो द्वितीय है छंद, द्वितीय छंद में बोलते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। कहीं बोलते हैं कि मैंने इस कविता को जिसे भी जोड़कर सुनाया है, सुना जो प्रेम पीरगा पावा, उन्हें उसे प्रेम के पीरा का प्राप्त हुआ है। जोरी लाई रकत के लिए, मैंने इस कविता को जोड़ने के लिए रक्त के लिए क्या प्रयोग किया हूं, गढ़ी प्रीति नयन जल भई, और इस कविता उस रक्त को भिगोने के लिए मैं अपने आंखों के आंसू का प्रयोग किया हूं। ओ मन जानी कवित अस्किनहा, मकुय रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सुरत्न सेन अस राजा, कहाँ सुआ असि बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रघो जय किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा जग रही उसकी कहानी। मलिक मोहम्मद ऐसी कहते हैं कि इस संसार नाश्वर है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन नष्ट होना ही तय है कि उसकी नष्ट होगा। तो वे वही बोल रहे हैं कि मेरा मन जान रहा है कि मैं यह कविता इसलिए लिखा हूं कि यह कविता मेरे चिन्ह के रूप में रहे, मेरी पहचान के रूप में रहे, क्योंकि वह रत्नसेन नहीं है, राजा नहीं है, एक सुगा असी बुद्धि उपराजा। रत्नसेन राजा के पास एक सुगा था और कहा जाता है कि वह सुगा बहुत चालाक और तेज था। न वो सुगा है और न वो रत्नसेन राजा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अब वो अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं है और वो सुंदर पद्मावती रानी भी नहीं है, बस रह गई तो उसकी कहानी है। तो कहने का मतलब हुआ कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात कि वह पुरुष धनी है जिसका किया गया कार्य जिंदा है, क्योंकि फूल मरने पर के बाद भी वह सुगंध छोड़कर चला जाता है। जैसे महात्मा गांधी आज नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में, लेकिन आज लोग उनको याद रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये कोई नहीं रहे जग में, बस उनकी कीर्ति अर्थात कार्य को ही याद रखा जाता है। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिना जस मोल, यानी यश को मलिक मोहम्मद ऐसे बोलते हैं कि न यश को कभी किसी ने बेचा है और न कभी किसी ने खरीद सकता है। न मैं भी इस कविता को बेच रहा हूं, न कोई इसका मैं खर्च ले रहा हूं, यानी यश को बेचा ही नहीं सकता है। आप मेरे ज्ञान को कहां तक खरीद सकते हैं? आप खरीदिएगा मुझे और वृद्धि हो जाएगी। तो यश को कभी नहीं खरीदा जा सकता है और नहीं बेचा सकता है। बस जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, मतलब जो भी यह पढ़ रहे हैं मेरे लिए सिर्फ दुई गो बोल दीजिएगा। तो यहाँ से दो तरह के सवाल आएंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव से आएंगे, यहाँ से लेखक परिचय से कि उनकी कृतियां से, उनके डेट ऑफ बर्थ से, मृत्यु से और उनकी रचनाएं से। दूसरी आएंगे यहाँ से प्रश्न कि जैसे आपको एक प्रश्न दिया कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई विमोहा जे कवि सुनी, अर्थ स्पष्ट करे। कि जो कविता है ये
एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कवि सुनी, ये कविता नहीं है, ये एक पंक्ति है। यह एक क्या है? यह एक पंक्ति है। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। और इसमें कवि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी के पास एक नैन है लेकिन वह गुणी है, और इसी गुण के कारण उन्हें सभी व्यक्ति बड़े में की आकर्षित होकर चाव से उन्हें देखते हैं, सुनते हैं। चांद जैसी जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किनिह उजियारा, जग सूजा एक ही नैना हुआ सुख असनख तहा महा। तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस संसार में मलिक मोहम्मद जैसी को चांद के जैसा उतारा गया है, लेकिन जिस प्रकार चांद में दाग है उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी में भी दाग है, और जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए भी वो अपने रोशनी से प्रकाश को फैलाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी अपने अपने गुण से प्रकाश फैलाते हैं। जग सूझा एक ही नैना, वे पूरे संसार को एक ही अपने आंखों से देखते हैं। किसके समान? तो नक्षत्रों के बीच उगे शुक्र तारे के समान देखते हैं। तो इस तरह से आपको अर्थ स्पष्ट करने वाले आ सकते हैं। यहां से आपको सारांश पूछे जाते हैं, तो सारांश में आपको कविता के पूरी कविता को अर्थ स्पष्ट करना होता है, और अर्थ स्पष्ट करने में जब आंसर पूछे जाते हैं तो उसको आंसर 3 चीजों में लिखा जाता है। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, और तीसरा होता है व्याख्या। तो जब भी दोस्तों हम बात करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर, तो उस दिन बताएंगे आपको कि संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में क्या लिखा जाता है, व्याख्या किया जाता है। तो हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि हम अभी शुरुआत किए हैं, आप लोग सहायता करें, और हम एक ऑफलाइन बैच लाते हैं आर्यन कोचिंग सेंटर के नाम से, जो पिपरारी रोड में है, कर्पूरी द्वार के पास चलता है मेरा ऑफलाइन कोचिंग, और हम ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, एक बड़े भाई हैं आपके, बड़े भाई समझ कर ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, इसको जहां तक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बेहतर से बेहतर कोशिश कर सके और आगे चलकर आपके लिए कॉम्पिटिशन लुसेंट जीके जीएस के भी क्लास ला सके।